हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टाइलर चैनल पे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आखिरी सीरीज और शुरू करेंगे आखिरी सीरीज की चौथी कॉमिक विश्व रक्षक। तो चलिए शुरू करते हैं विश्व रक्षक कॉमिक्स। पिछली 3 कॉमिक्स में आपने पढ़ा पूर्वसार। धरती पर बचे 2 आखिरी रक्षक वंडरमैन परमाणु और सुपर कमांडो ध्रुव, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से जूझ रहे हैं और पृथ्वी के सभी गायब होने का रहस्य सुलझाने में लगे हैं। उनका सामना विभिन्न परिग्रही प्राणियों से होता है जो कि अचानक धरती पर आते हैं और उसी तरह गायब भी हो जाते हैं। इनके अलावा इनका सामना होता है कारा से, जो कि ध्रुव और परमाणु की इन परिस्थितियों को समझने में सहायता करती है कि धरती पर हो रहे परिग्रहों के ट्रांसफ्यूजन का संबंध कहीं ना कहीं परमाणु की अनियंत्रित हो रही शक्तियों से है। वहीं दूसरी ओर विश्व आज़ादी का ट्रांसफ्यूजन ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर हो चुका है, जिनकी उन ग्रहों की विभीषिका से रक्षा कर रहे ब्रह्मांड रक्षक। पर पूरे ब्रह्मांड में हो रहे ट्रांसफ्यूजन के साथ ही चल रहा है एक षड्यंत्र, जिसके तहत परमाणु को ख़त्म करने के लिए धरती पर भेजे जाते हैं ब्रह्मांड के सबसे दुर्दांत लड़ाके। इसी समय परमाणु को बचाने के लिए प्रयासरत ध्रुव का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। अब परमाणु की सहायता के लिए कोई नहीं है, या फिर है। यहाँ तक आपने पढ़ा आखिरी श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भागों, क्रमशः आखिरी रक्षक, परकालों की धरती और ब्रह्मांड रक्षक में। अब आगे विश्व रक्षक। नाग आने का एक ही मतलब है, आ गया है नागराज। हे देव कालजाई, आपदाएं से तो पृथ्वी का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। पृथ्वी के विनाश से बचने हेतु मैं कुछ समय के लिए पृथ्वी से दूर क्या हुआ, पृथ्वी का तो स्वरूप ही बदल गया। आखिर ये हो क्या रहा है यहाँ? परमाणु की स्थिति देखकर लगता है ये सभी एलियन वारशिप्स उसे ही खत्म करने आई है, पर क्यों? शक। इनके तेवर बता रहे हैं कि इनसे बात करने की कोशिश करना फिलहाल व्यर्थ है। फिर इन्हें उसी भाषा में समझाना होगा जो यह बोलना जानते हैं। अब कुछ जान में जाए नहीं। रुको नागराज, मैं भी आता हूँ इनका काउंटडाउन पूरा करने। परमाणु संभल गया है। अच्छा हुआ, अब परमाणु ही इस रहस्य का पटाक्षेप करेगा। 3, 2, 1 एक्शन। आखिर यह सब हो क्या रहा है परमाणु? मैं कुछ देर के लिए पृथ्वी से दूर हुआ तो यहाँ का परिदृश्य ही बदल गया। कहाँ हैं सभी पृथ्वीवासी? यह एलियन सेना तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है। तुम्हें देखकर उम्मीद जगी थी कि शायद इन सवालों का जवाब तुम्हारे पास होंगे, लेकिन तुम तो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लग गए। मैं खुद अपने जहन में घुमते इन सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूँ नागराज। अगर तुमने सही समय पर एंट्री नहीं मारी होती तो शायद मेरे सवाल भी मेरे साथ ही शहीद हो जाते। पर अब मैं तुम्हारे आगमन ने मुझ में कोई नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा भर दी है। अब खैर नहीं इन बिन बुलाए मेहमानों की। कुछ ज़्यादा ही ऊर्जावान हो गए हो। ट्रूपर्स टू कमांड क्वार्टर। उत्तरजीवी की पावर्स खतरनाक लेवल तक बढ़ चुकी है। उसके सामने हमारे ट्रूपर्स नहीं टिक सकते। वह किसी जलती हुई उल्का की तरह अपने रास्ते में आने वाली हमारी सेना को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डैमेनेट। इतना ही नहीं कमांडर क्वार्टर, उत्तरजीवी की मदद को अभी अभी एक अजीब सा हरा मानव अंतरिक्ष में उतरा है। हमारी रीडिंग्स बता रही कि इस हरे मानव पर ट्रांसफ्यूजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और यह लड़ने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है वैसी ऊर्जा का सामना हमने कभी नहीं किया। इसकी ऊर्जा का एनालिसिस करने पर सिर्फ इतना ही पता चला है कि यह किसी प्रकार की देव ऊर्जा है। मौजूदा हालात से हमें युद्ध को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। फिलहाल सेना को पृथ्वी से वापस आने का आदेश दो। कमांडर 2 ट्रूपर्स, ऑल यूनिट्स रिकॉल। ये भाग रहे हैं। हम दोनों भले ही अपने सवालों का जवाब नहीं जानते, पर यह बात तो तय है कि ये सवाल कहीं न कहीं इनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका यहाँ से भागना एफर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए करना होगा इनका रिकॉल इन केयर रेटेड। मिलिट्री की भाषा में भागना नाकाम करना। जवाब पाने के लिए इन चूहों को इनके बिलों से बाहर भी निकालना होगा। हथियार डाल चुके शत्रु पर प्रहार करना वीरों को शोभा नहीं देता। देखो, वे लोग आत्मसमर्पण मुद्रा में स्पेसशिप से बाहर आ रहे हैं। सॉरी नागराज, पता नहीं मुझ पर क्या भूत सवार हो गया था। फिलहाल हमें अपने सवालों। अरे ये तो गायब होना है। आपातकालीन सेनाएं भी ट्रांसफ्यूजन का शिकार होने से खुद को नहीं बचा सकती।
तुम ठीक तो हो कारा? ठीक भी हूँ और खुशकिस्मत भी। अगर यह विलक्षण मानव नागराज सही समय पर नहीं आया होता तो उन टूपर्स के हमले से जीवित बचना नामुमकिन था। यह कौन है? कारा ने कुछ देर पहले मेरी और ध्रुव की जान बचाई थी। इस मुश्किल का समाधान ढूंढने में हम दोनों की मदद कर रही थी। यानी ध्रुव भी तुम्हारे साथ था? बिल्कुल, तुम्हारे यहाँ पहुँचने से कुछ सेकंड्स पहले ही वह ट्रांसफ्यूज हुआ है। यह ट्रांसफ्यूजन का क्या चक्कर है? मुझे पूरी बात विस्तार से समझाओ। समझाता हूँ, सुनो। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ISRC हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली, कुछ महीने पहले की बात। अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ऐसा लगता है जैसे स्पेशल इफेक्ट्स वाली कोई हॉलीवुड मूवी 3D में चल रही हो। एक अणु से भी छोटे ब्रह्मकंड में इतनी असीम ऊर्जा भरी हुई है। वाकई कुदरत का करिश्मा ये है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड इस कण से निकलती किरणों में समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड की असली करिश्मा तो अभी मानव जाति के सामने आया ही नहीं है। यह सूक्ष्म ब्रह्मांड वह गेटवे है जो मानव सभ्यता को अनंत ब्रह्मांड में बिखरी लाखों जीवन सभ्यताओं से जोड़ सकता है। प्रगति और विकास की रफ्तार से हमें 21वीं शताब्दी से सीधे 25वीं शताब्दी की वैज्ञानिक उन्नति प्रदान कर सकता है। मानव विकास और वैज्ञानिक प्रगति के पक्ष में मैं भी हूँ प्रोफेसर कृतिका, पर विकास के नाम पर सृष्टि की सीमाओं और नियमों का उल्लंघन सही नहीं है। मैं भी ध्रुव की बात से सहमत हूँ। अनंत ब्रह्मांड में वास करने वाली अन्य सभ्यताओं से किसी भी प्रकार का जुड़ाव मानवों के लिए फायदेमंद होने की जगह खतरनाक भी हो सकता है। यदि ऐसा करना मानवों के लिए हितकर होता तो ईश्वर ने ब्रह्मांड में वास करने वाली विभिन्न सभ्यताओं को एक दूसरे से जोड़ने का कोई माध्यम अवश्य बनाया होता। यह भी तो हो सकता है कि यह ब्रह्मांड भी वही माध्यम हो जिसकी शक्तियों से मानव अब तक अनजान है, और ईश्वर कभी भी मानवों के लिए विकास के माध्यम स्वतः ही उपलब्ध नहीं करते हैं। यह विज्ञान का काम है। वैज्ञानिक भी यदि आप लोगों की तरह सोचने लगे तो इंसान कभी धरती से चांद पर नहीं पहुंच पाता। लेकिन चांद पर मानवों से कहीं गुना एडवांस तकनीक के हथियारों के साथ खूंखार एलियंस उन्हें वेलकम टू मून बोलने नहीं बैठे। वैज्ञानिक विकास ने मानवों का जीवन सुगम बनाया है तो इस सृष्टि और खुद मानवों के लिए कई मुसीबतें भी खड़ी की है। अंतरिक्ष में बढ़ता पुराने सैटेलाइट्स का स्पेस जंक रूपी कबाड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जरा सोचो, अगर मानवों का क्रमिक वैज्ञानिक विकास सृष्टि के नियमों का इतना उल्लंघन करता है तो अगर हम एकाएक 4 शताब्दी आगे का विज्ञान विकास हासिल कर लेंगे तब वह मानवों के लिए कितना विध्वंसकारी होगा। वैज्ञानिक विकास मानवों की उन्नति का माध्यम होना चाहिए, प्रकृति, सृष्टि और ब्रह्मांड की अवनति का नहीं। मैं आप दोनों से पूर्णतः सहमत हूँ जेंटलमैन। हेलो प्रोफेसर इवरित विकराल। मेरी यंग असिस्टेंट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाती है और साइंस फिक्शन को रियलिटी समझ बैठती है। सॉरी सर। यह सच है कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग सोलर सिस्टम्स में बसने वाली प्रजातियों के बीच एक गेटवे के रूप में कार्य करने की क्षमता है, पर यह सिर्फ अभी एकमात्र एक कल्पना है। मानवों के पास अभी वे संसाधन और तकनीक नहीं है जिससे ब्रह्मांड या गॉड पार्टिकल की क्षमताएं पर की जाए, पर मैंने और कृतिका ने वर्षों तक इस ब्रह्मांड पर शोध कर इसकी एक और क्षमता खोज निकाली है जो कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे आप दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप दोनों मुझ पर भरोसा करें तो आपके अनगिनत आविष्कारों और अनुसंधानों ने न सिर्फ इसरी बल्कि पूरे देश को विकास की दौड़ में अग्रणी बनाया है। आप पर विश्वास ना करना का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम आपके साथ हैं प्रोफेसर, पर हमें करना क्या है? देश के विकास में सबसे बड़ी समस्या का समाधान। भैया, ध्रुव और परमाणु ने तो कमाल ही कर दिया। जिस गांव में महीने में सिर्फ 24 घंटे बिजली आती थी वहाँ अब 24 सेकंड भी बिजली नहीं कटती। उससे भी अच्छी बात यह है भैया कि इस बिजली की कीमत भी पहले से आधी हो गई है, यानी कटिया मार कर बिजली चुराने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्यू वीक्स अगो फ्रॉम नाउ, कुछ हफ्ते पहले अभी से। ऑसम मैन, टेरबिट डेटा सिर्फ 3 सेकंड में डाउनलोड हो गया।
परमाणु ध्रुव और प्रोफेसर विकराल की सुपर हाई स्पीड वाईफाई फ्रीक्वेंसी ने सबकी फाड़ कर दी है। 2 days ago फ्रॉम नाउ, 2 दिन बाद अभी से, सॉरी 2 दिन पहले अभी से। फॉलो अप, एक ब्रह्मांड 100 वर्षों तक देगा पूरे देश को निर्बाध या विद्युत आपूर्ति और सुपर हाई स्पीड वाईफाई फ्रीक्वेंसी सुविधा। प्रोफेसर विकराल, वंडरमैन परमाणु और सुपर कमांडर ध्रुव ने देश को बनाया बिगेस्ट वर्ल्ड पावर। अमेरिका और रूस भारत से मांग रहे हैं ब्रह्मांड से पावर एनर्जी बनाने का फॉर्मूला। पुट, गुड मॉर्निंग प्रोफेसर, अपनी वीकली ड्यूटी पूरी करने आ गए हम दोनों। गुड मॉर्निंग गाइस। आजकल तो आप लोग सुर्खियों में छाए हैं। मीडिया की आदत है चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश करने की। सारी मेहनत तो दरअसल प्रोफेसर इब्रित विकराल और तुम्हारी है। हम दोनों तो बस तुम लोगों के सहयोगी हैं। वैसे प्रोफेसर इब्रित विकराल है कहाँ? पता नहीं, आज सुबह से उन्हें किसी ने नहीं देखा। शायद अपनी किसी नई रिसर्च पर काम कर रहे होंगे। पर हमें और देर नहीं करनी चाहिए। हमेशा की तरह मुझे तुम दोनों के लेकर इस तारीख के हाई सिक्योरिटी एरिया में पहुंचना होगा जहाँ कोलाइडर मशीनें और ब्रह्मांड स्थित है। फिर परमाणु अपनी एटॉमिक पावर से इस कोलाइडर को चार्ज करेगा, जिससे कि इसमें मौजूद ब्रह्मांड की ऊर्जा परमाणु की एटॉमिक एनर्जी पाकर डिस्चार्ज होने लगेगी। ब्रह्मांड से डिस्चार्ज होने वाली एनर्जी लाखों करोड़ों एनकोडेड सिंबल्स के रूप में होगी, जो कि एक प्रोटोकॉल है। ये सिंबल प्रोटोकॉल इतने जटिल है और इतनी तेज़ी से फ्लैश होते हैं कि किसी भी सुपर कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें रीड और डिकोड नहीं कर सकती। इसे डिकोड करेगा सुपर कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा तेज सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। हर बार इन लाखों करोड़ों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल ऐसा होता है जो कि बार बार फ्लैश होता है। ध्रुव के दिमाग को तेज़ी से फ्लैश होते इन लाखों सिंबल्स में से उस एक सिंबल को ढूंढना होगा जो कि बार बार फ्लैश हो रहा है। जैसे ही ध्रुव का दिमाग उस सिंबल को ट्रेस करेगा, उसके दिमाग से जुड़े सेंसर्स से अटैच सुपर कंप्यूटर उस सिंबल को रीड कर लेंगे। यह कंप्यूटर ध्रुव के दिमाग के साथ साथ कोलाइडर मशीनें से भी जुड़ा हुआ है। सुपर कंप्यूटर इस सिंबल को प्रोटोकॉल के रूप में दोबारा कोलाइडर मशीनें में बंद ब्रह्मांड तक पहुंचाएंगे। प्रोटोकॉल्स मैच होते ही ब्रह्मांड असीमित एनर्जी डिस्चार्ज करने लगेंगे, जो कि इस चैम्बर से जुड़ी हुई टनल्स द्वारा हमारे थर्मल पावर प्लांट तक पहुंच जाएंगी। प्रोटोकॉल्स के एक बार एक्टिव होने पर 7 दिन तक ब्रह्मांड इतनी एनर्जी डिस्चार्ज करता है जिससे पूरे देश की विद्युत आपूर्ति हो जाती है। मैं और ध्रुव पिछले 1 साल से हर हफ्ते यहाँ आकर यह काम कर रहे हैं। अब हर बार इस डिटेल नरेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रक्रिया का पालन कर रही हूँ। अरे, यह सिक्योरिटी अलार्म क्यों बज रहा है? तुम दोनों काम खत्म करो, मैं चेक करती हूँ। मेरा काम तो खत्म हुआ ध्रुव, तुम्हारा काम भी खत्म हो गया हो, तो चलकर चेक करते हैं कि अलार्म क्यों बजा। 1 मिनट परमाणु, कुछ गड़बड़ है। हर बार प्रोटोकॉल्स मैच होते ही ब्रह्मांड से निकलने वाली सिंबल फ्रीज हो जाते थे, पर इस ब्रह्मांड लगातार प्रोटोकॉल्स भेज रहा है और इन प्रोटोकॉल्स में एक से कहीं ज़्यादा सिंबल्स रिपीट हो रहे हैं। ओ माय गॉड, यह तो काबूम! अ डे अगो फ्रॉम नाउ। मैं कहाँ हूँ? आप लोग कौन हैं? तुम दिव्य परिषद के सम्मुख हो युवक, क्योंकि तुमने और मानव जाति ने किया है ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन। काऊ 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 काऊ। क्या बात है प्रिंस, तू इतना विचलित क्यों नजर आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है एंथनी, वातावरण में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। ओह, ये तो ज़ॉम्बी हैं। ईरी का अंदेशा गलत नहीं था। शायद यही वह बड़ा खतरा है जिसकी जांच के लिए ईरी ने हमें यहाँ भेजा है। काऊ काऊ। पर ये आम ज़ॉम्बी जैसे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हारे ग्रह के साधारण सड़े गले मुर्दे नहीं हैं। पिप्सोन ग्रह के रक्त पिशाचों के गुलाम हैं ये। पिप्सोन ग्रह, ये क्या बला है? रक्त पिपासाओं का ग्रह पिप्सोन। जैसे तुम्हारे ग्रह पर जीवन का मुख्य आधार जल है, उसी तरह पिप्सोन पर जीवन का मुख्य आधार रक्त है। एक समय था जब पिप्सोन ग्रह पर रक्त की नदियां और सागर बहा करते थे, लेकिन रक्त पिप्सुओं की बढ़ती आबादी से रक्त स्रोत घटने लगा।
पीप्सोन सभ्यता रक्त सागर के सूखते ही लुप्त होने की कगार पर आ गई। रक्त पिपासुओं के पास खुद को बचाने का एकमात्र रास्ता किसी ऐसे ग्रह को ढूंढना था जहां से रक्त की आपूर्ति हो सके। रक्त पिपासुओं ने इस ब्रह्मांड के सैकड़ों करोड़ों ग्रह छान मारे, पर कहीं भी वह रक्त नहीं मिला जो रक्त पिपासाओं की प्यास बुझा सके। फिर हमारे अन्वेषक पृथ्वी पर पहुंचे। यहाँ के ग्रहवासियों के शरीर में वही रक्त बह रहा था जो कि पिप्सो ग्रह की नदियों के रूप में बहता था। जैसे ही हमारे अन्वेषकों का संदेश हमें ग्रह पर मिला, हमने अपनी पूरी सेना के साथ पृथ्वी पर कूच कर दिया। परंतु जब हम पृथ्वी पर पहुंचे तब तक पृथ्वी से सभी मानव गायब हो चुके थे। अब तुम दोनों प्रेत यह बताओगे कि पृथ्वी पर से सभी मानव गायब कहाँ हो गए? कथा जारी रहेगी अदृश्य षड्यंत्र में क्रमशः।